नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का पार्ट 4। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि परंपरागत अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं और अनुस्वर क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। ठीक है, जो हम ये दोस्तों ये बिंदी लगाते हैं, एक तो ये वाली बिंदी होती है, एक ये वाली बिंदी होती है और एक ये वाली बिंदी होती है। इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये क्या होते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें नाक से कम, मुख से ज़्यादा वायु निकलती है और उच्चारण में, ठीक है, तो वो तो होते हैं अनुनासिक, यानी कि जो चंद्र बिंदी वाले होते हैं जिसके ऊपर हम चांद लिखते हैं, जैसे चांद। ठीक है, गांव ये लिखा है यहाँ पर, चांद, गांव, दांत और ये कांटा, 5। ठीक है, तो ये तो होते हैं दोस्तों हमारे अनुनासिक। अनुनासिक वर्णों का जो प्रयोग है दोस्तों ये तत्भव शब्दों में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है दोस्तों? तत्भव शब्दों में हिंदी के अनुनासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों अनुस्वर। अनुस्वर क्या होता है? जिसमें जिसमें नाक से अधिक, मुंह से कम वायु निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम अनुस्वर। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर हम डंडे के ऊपर जो बिंदी लगाते हैं उसको अनुस्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रयोग में आता है तत्सम शब्दों में, यानी कि संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये दिया है यहाँ पर, ये चंद्र दिया है, दंत दिया है, कंटक दिया है, पंच, गंगा, संयम और संस्कार। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो विसर्ग क्या होता है? ये विसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? ठीक है, संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद में प्रयोग होते हैं। जैसे हम लिखेंगे, कोई भी शब्द लिखते हैं हम, माना हमने लिख दिया दोस्तों प्रातः, लिख दिया प्रातः। ठीक है, प्रातः लिख दिया, या हमने लिखा अंत है, तो ये हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों, तो इनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, विसर्ग का। उसके बाद एक नोट है दोस्तों कि पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वर और विसर्ग स्वर नहीं होते। ठीक है, यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं, अतः इनको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अयोगवाह कैसे कहते हैं अब वो देख लेते हैं। जैसे दोस्तों हम इसमें एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, तो इसमें क्या दिया है कि व्यंजन स्वर से पहले आता है। हिंदी में कोई दो स्वर साथ में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, वो भी वह शब्द क्रिया नहीं होना चाहिए। क्रिया में तो लिखे जा सकते हैं, बाकी अदर में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने यहाँ देखो कै है। ठीक है, तो कै ये जो लिखा है कै, इसको हम जब तोड़ेंगे तो कै आधा हो जाएगा, इसमें से ए निकलेगा, और ख को तोड़ेंगे तो ख आधा हो जाएगा और ए पूरा रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों जैसे अंत लिखा है, अंत, अंत में जो दोस्तों ए पूरा है और तय आधा होगा इसमें, और यो अह की जो अह है ये हमारा अलग पूरा बाहर आ जाएगा, तो ये होगा अंत है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आगे समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये दिया है तह, ये तह दिया है, तो तह को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा हमारा आधा तय और प्लस, और ये दिया है हमारा ऐसे। ठीक है, अंग अलग, अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तह। उसी प्रकार इसमें पहला तो स्वर है, व्यंजन है, वो पहला अक्षर व्यंजन है, दूसरा हमारा है स्वर। मैं बता रहा था अभी आपको कि पहले व्यंजन आएगा, उसके बाद स्वर आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहले वो आ गया। उसके बाद दोस्तों हमारा है घ। ठीक है, तो घ में क्या दिया है? पहले घ है, घ को आधा लिखेंगे हम, उसके बाद अंग अह हमारा ए पूरा आ जाएगा और हमारा विसर्ग बाद में आएगा। ठीक है, तो ये पहले देखो व्यंजन आ गया, उसके बाद ये हमारा व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा स्वर होता है। उसके बाद आता है हमारा तत्भव और तत्सम और स्वर के बाद अनुनासिक। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि अगर तत्भव में हंसना, हंसना ये देखो ये हमारी क्रिया है, कैंची एक तत्सम शब्द है। ठीक है, उसके बाद में हमारा इसका प्रयोग होता है। उसके बाद दोस्तों हम समझ लेते हैं कि व्यंजन में स्पर्श संघर्षी क्या होता है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी, तो दोस्तों स्पर्श संघर्षी होते हैं ये हमारा च, छ, ज और झ। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वर्गीय जो यानी कि जो वर्ग के आकार में होते हैं, यानी कि 4-4 के जो वर्ग होते हैं उनमें होते हैं, उनकी संख्या दोस्तों 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, 16 + 5 वो 4 + 5 कैसे? यानी कि 16 तो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, 16 कितने होते हैं इस, और 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी, ये मैंने ऊपर बताया आपको, और 5 होते हैं हमारे नासिक्य व्यंजन। अब नासिक्य कौन से होते हैं दोस्तों? नासिक्य देखो ये वाले जो लास्ट में जो होते हैं ये नासिक्य व्यंजन होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये नासिक्य व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों स्पर्श संघर्षी की बात करें तो ये जो ये दिए हमारे ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है हमारा य, रै, लै और वै, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है दोस्तों। ठीक है, इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन समप्रभा व्यंजन भी कहा है। ठीक है, इसके बाद य, रै, लै, वै, जो य है और वै है इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्धस्वर। और रै हमारा क्या है? रै हमारा प्रकंपित लुंठित व्यंजन है रै, और लै हमारा पार्श्विक व्यंजन है। लै हमारा क्या है? लै हमारा है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचनी पड़ती है उसके उष्मा, यानी कि उष्मा अंदर खींचनी पड़ती है। ठीक है, उसको उष्मीय बोलते हैं। जैसे उष्मीय में हमारा स है, बड़ा स, छोटा स, पेट चिरा स और है, ये हमारे उष्मीय शब्द होते हैं। गर्म उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, गर्म उष्मा इनसे बाहर निकलती है। उसके बाद आता है आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं? यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए तो उसको आगत स्वर कहते हैं। जैसे हॉस्टल, तो हॉस्टल को ऐसे भी लिखा जाता है, हॉस्पिटल को ऐसे भी लिखा जाता है, कॉलेज को ऐसे लिखा जाता है, नॉलेज, कॉफ़ी, ऑपरेशन, तो ये हमारे आगत यानी कि जो बाहर से आए हुए शब्द हैं उसको हम आगत स्वर कहते हैं। दोस्तों मैं आपको पीडीएफ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कम समय में आप अधिक ज़्यादा पढ़ सकें, और लिख लिख के पढ़ाऊँगा तो उसमें ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार।